और सबसे अहम खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त एजाज हाफिज दिलीपुरा पुलवामा और शाहिद अयूब डेरी पुलवामा के तौर पर की गई है। मिलिटेंटों का ताल्लुक अल बदर तंजीम से बताया गया है। एजाज हाफिज इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था, हाल ही में मिलिटेंसी में शामिल हुआ था। आईजीपी कश्मीर का कहना है कि ये मिलिटेंट अप्रैल के महीने में गैर मकामी मजदूरों पर हुए हमले में शामिल थे। मिलिटेंटों के पास से 2 AK राइफल भी बरामद हुई है। तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। पुलवामा एनकाउंटर जिसमें 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इन मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त हो चुकी है। गैर मकामी मजदूरों पर हुए हमलों में मुलविस थे। आईजीपी कश्मीर का कहना है कि ये मिलिटेंट अप्रैल के महीने में गैर मकामी मजदूरों पर हुए हमले में शामिल थे। मिलिटेंटों के पास से 2 AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर नजर बनी हुई है। तफसीलात से लगातार हम आपको वाकिफ करवा रहे हैं। बेहद अहम खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इनकी शिनाख्त जो है एजाज हाफिज दिलीपुरा पुलवामा और शाहिद अयूब डेरी पुलवामा के तौर पर की गई है। इनका ताल्लुक अल बदर तंजीम से बताया गया है। और जिस तरह से आईजीपी कश्मीर का बयान सामने आया है कि ये मिलिटेंट अप्रैल के महीने में गैर मकामी मजदूरों पर हुए हमले में शामिल थे। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल खान का। बिलाल से लगातार हम अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पुलवामा में मौजूद है। वहां के ताल्लुक से वो हमें तफसीलात से वाकिफ करवाएंगे। जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने इस केस में मजीद 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी शिनाख्त जाफर और बाबुद्दीन के तौर पर की गई है। हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के तशद्दुद फूट पड़ा था। इस मामले में हिरासत में लिए गए नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। मजीद क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आया है? क्या और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे? जी हाँ, देखिए अब तक पहले 25 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, और इसके साथ ही 2 नाबालिग भी थे उसमें। और उसके बाद इस मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने तफ्तीश के दौरान में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि आरोपियों का नाम है जफर और बदरुद्दीन। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद आगे विस्तार से पूछताछ की जा रही है। और अभी भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम एक पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में लगातार 2 टीम जो है लगातार वहाँ पे काम कर रही है। वहाँ से कुछ और के आरोपियों को तलाश कर रही है, जिसे वहाँ पर गिरफ्तार करके उसके बाद दिल्ली लाया जाएगा। उसके बाद आगे की पूछताछ की जाएगी। तो कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या इस मामले में अब 27 हो चुकी है। 27 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस मामले में जो भी CCTV कैमरे थे, मोबाइल वीडियोस थे, जो वायरल वीडियोस थे, उसके आधार पर उन तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। और इसके साथ ही अब तक जो गिरफ्तारी हुई है उन आरोपियों से भी बाकायदा उसका बयान लिया जा रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है। और उसी के आधार पर तमाम दूसरे जो अन्य आरोपी हैं उसको तलाशा जा रहा है। और उसी के क्रम में जफर और बदरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। जी शंकर, तो लगातार इस अहम मामले पर कार्रवाई जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इफ्तार पर बवाल हो गया। तलबा ने चांसलर पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए, उनका पुतला भी नजर आतिश किया। इन तलबा का ये इल्जाम है कि चांसलर नई रिवायत कायम कर रहे हैं, जो कि नाकाबिले कबूल है। यूनिवर्सिटी में वाक़े महिला कॉलेज में हुई इफ्तार पार्टी में चांसलर समेत यूनिवर्सिटी इंतजामिया के तमाम आला अफसरान मौजूद थे।
उद्घाटन का कार्यक्रम था कुलपति जी का। कुलपति जी नित्य नए जो है अपना जो है परंपरा स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय में पिछले 5 वर्षों से मैं यहीं को कभी कार्य की आयोजन नहीं किया गया। आज विश्वविद्यालय द्वारा बाकायदा जो है PRO द्वारा जो है प्रेस रिलीज जारी की गई, प्रेस आमंत्रण जारी किया गया, पत्रकारों को बुलाकर इफ्तार पार्टी का आयोजन विश्वविद्यालय में पहली बार मेरी जानकारी के अनुसार हुआ है और इसे परंपरा बताते हुए किया गया कि हर साल ऐसा होता है, जबकि विश्वविद्यालय में ऐसा कभी नहीं होता। ये बहुत कुत्सित प्रयास है विश्वविद्यालय प्रशासन का कि इसको जो है एक गलत रंग देकर मजहबी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत गंदा प्रयास है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। यह तुष्टिकरण की कार्रवाई है सही मायनों में कहा जाए तो। कठोर शब्दों में हम विद्यार्थी इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए विश्वविद्यालय में। हम लोगों ने आज जो है जब इफ्तियार पार्टी देते हुए VC साहब को देखा तो हम लोगों ने सोचा देखिए एकेडमिक रूप से पूर्ण तरह से अलग रहते हैं। जब कोई छात्र का मुद्दा होता है तो ये अलग रहते हैं, लेकिन इफ्तियार पार्टी के लिए इनको समय है। जहाँ एक तरफ देश में वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, वहीं पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में सामान्य परंपरा से हट करके, जो यहाँ की परंपरा रही है वहाँ से हट करके और BHU में बाकायदा अकादमिक रूप से इफ्तियार पार्टी का आयोजन किया जाना, ये कहीं ना कहीं एक निंदनीय है और हम लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और इसी निमित्त हम लोगों ने VC साहब का पुतला फूका, मतलब उनकी जो है प्रति पुतला हम लोग एक तरह से पत्रकारिता विरोध किए। और चलिए सीधे रुख करेंगे वाराणसी से हमारे नुमाइंदे उपेंद्र का। उपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे BHU में जिस तरह से इफ्तार पार्टी को लेकर इतना हंगामा बर्पा किया गया है, उसके ताल्लुक से बताइए। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं, जो लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, क्या उनका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से है या फिर ये आम स्टूडेंट्स हैं? देखिए, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय में बुधवार की शाम रोजा इफ्तार का आयोजन हुआ था, जिसमें कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन के साथ महाविद्यालय के रोजेदार शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्राओं ने अपना रोजा खोला। और जो लोग बताते हैं वो जानकार की ये कि यहाँ पर पार्टी परंपरागत रूप से होती आई है। हालांकि 2 वर्षों से कोविड के कारण ये बंद रही, लेकिन जो छात्र विरोध कर रहे हैं वो किसी सियासी पार्टी से तो नहीं है। लेकिन हाँ, विश्वविद्यालय में भी जो छात्र संघ की जो छात्र राजनीति होती है उसके भी अलग अलग स्वर होते हैं, छात्र राजनीतियों के भी अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो उसमें से एक विचारधारा के ये स्टूडेंट थे जिन्होंने इसका विरोध किया, कुलपति आवास के सामने नारेबाजी की, पुतला फूका। तो उनका अपना विरोध था। उनका कहना था कि जो है ऐसे आयोजन भी विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं होते थे। हालांकि कुछ जानकार कह रहे होते थे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बुधवार शाम तक काफी गहमा गहमी रही। देर रात तक नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि जो पुलिस थी सूचना मिलते ही वहां पहुंची थी, तब तक मामला शांत हो गया था। लेकिन जो VC की रोजा इफ्तार पार्टी थी वो इस विवाद के कारण खासी सुर्खियों में रही। हालांकि दोनों पक्ष, हम लोगों की जब विश्वविद्यालय प्रशासन में बात हुई तो एक पक्ष ये कह रहा था कि ये परंपरागत रूप से होती रही है। इससे पहले भी एक VC थे, वो भी रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। महिला विद्यालय में वहाँ के छात्र छात्राएं और कुछ शिक्षक थे जो हमेशा एक दिन ऐसा तय होता था जिस दिन VC उनकी रोजा इफ्तार में शामिल होते थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना था जो विरोध कर रहे हैं या जो फ्रंट में आए विरोध करने या जो दबी जुबान से इस बात पर विरोध कर रहे थे, उनका कहना था कि ऐसा आयोजन पहली बार हुआ है और उसको लेकर इसीलिए छात्रों में नाराजगी है। जी उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तफसीलात के लिए, जानकारी के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े पर आज समाअत करेगा। अदालत में हिंदू फरीक की जानिब से दलीलें पेश की जाएंगी। इसके बाद मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करेगा। इस मामले में अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से 5 अर्जदाश्तें दाखिल की गई हैं। जस्टिस प्रकाश पांड्या की बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। पिछली समाअत में एडवोकेट कमिश्नर मुकर्रर किए जाने पर मस्जिद इंतजामिया की जानिब से मुखालिफत की गई थी। इलाहाबाद से हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मुश्ताक आमिर। मुश्ताक, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम माना जा रहा है जिस तरह से आज इलाहाबाद हाईकोर्ट काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े पर समाअत करेगा, बेहद अहम, कितने बजे ये कार्रवाई होना है और क्या कुछ इससे मुतल्लिक़ तफसीलात?
हिना, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है या जो मुकदमा है, इसमें नई नई कानूनी पेचीदगियां बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों बनारस के सिविल अदालत ने एक कमिश्नर, एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट करने का ऑर्डर पास किया है। एडवोकेट कमिश्नर का काम ये होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद में जाकर वो सबूत इकट्ठा करेगा और जो सबूत वहां पर मौजूद है, यानी मंदिर के हक में जो सबूत वहां पर मौजूद है, उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो, उसकी देखरेख करेगा। इसके अलावा पूरे मस्जिद की सिक्योरिटी को वो इंश्योर करेगा। जब ये ऑर्डर पास हुआ है सिविल जज बनारस की तरफ से, तो उस ऑर्डर के खिलाफ मस्जिद इंतजामिया ज्ञानवापी मस्जिद, उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक नई अर्ज दाखिल की है, जो पिछले 20 अप्रैल को जिस पे समाअत हुई थी। तो उस 20 अप्रैल में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने और मस्जिद इंतजामिया कमेटी की तरफ से दलीलें रखी गई। आज जो समाअत होनी है उसमें मंदिर की तरफ से दलीलें सुनी जाएंगी और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश किया जाएगा कि एडवोकेट कमिश्नर की तकर्री वो क्यों ज़रूरी है। इस मामले में एडवोकेट कमिश्नर की तकर्री का ऑर्डर पास होने के बाद एक नया एंगल पैदा हो गया है, क्योंकि जब एडवोकेट कमिश्नर अगर कोई अपनी रिपोर्ट दे देते हैं ऐसी जिसमें मस्जिद में किसी तरह के मंदिर के आसार की मौजूदगी का पता चलता है, तो ये मामला और भी उलझ जाएगा। क्योंकि हिना, मैं बता दूं कि मस्जिद कमेटी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आई है, इसी बुनियाद पर आई है कि बनारस की जो अदालत है, ज़ैली अदालत है, उसमें इस बात का ऑर्डर कर दिया है कि एएसआई यानी आसारे कदीमा मस्जिद के नीचे खुदाई करे। इसके खिलाफ तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए? चलो ठीक है। आज की ताज़ा खबर में एक और अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आसाम का दौरा करेंगे, जहां वो मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखेंगे। पीएम कार्बी आंगलांग जिले के देफू में अमन, इत्तेहाद और तरक्की रैली से खिताब करेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान वो तालीमी शोबे से मुतालिक मुतादिद प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद भी रखेंगे। इसके बाद पीएम डिब्रूगढ़ रवाना हो जाएंगे। डिब्रूगढ़ में वज़ीर-ए-आज़म मोदी कैंसर अस्पताल को कौम के नाम मानवन करेंगे। वो यहाँ अवामी तकरीब में भी शिरकत करेंगे, जहाँ वो मजीद 6 कैंसर अस्पतालों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। 7 नए कैंसर अस्पतालों का संग बुनियाद रखेंगे। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी नीलोत्पल बोरा का। नीलोत्पल, आपसे जानना चाहेंगे, पीएम का जो ये विजिट है ये काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्या कुछ दिन भर आज उनकी रहने वाली है? तफसीलात। हाँ बिना पीएम मोदी कार्बी आंगलांग जिले में आज डिफू के पास जो लोडिंग सिटी में एक पीस और यूनिटी समावेश में वो भाग लेगी और यहाँ से सीधा डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगा। डिब्रूगढ़ कार्बी आंगलांग जिले के लिए बहुत अच्छी खबर आज है। कार्बी आंगलांग जिले में आज जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और वेटरनरी कॉलेज का वो स्थापना करेगी। उसके बाद यहाँ से वो डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगी और हम दिखा रहे हैं तस्वीरें दिखा रहे हैं कार्बी आंगलांग की लोडिंग सिटी से दिखा रहे हैं तस्वीरें। और ये देखिए जो सुबह से भारी मात्रा में लोग यहाँ पे आए हैं पीएम मोदी को देखने के लिए, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए हैं, तो इसलिए सुबह से दिखा रहा है कि लोग। नीलोत्पल, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे भी आपसे न्यूज में अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर डिटेल्स के लिए। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने कहा है कि अफसरान ने तारीखी जामा मस्जिद हिर में जुमेतुल विदा और शब कद्र की इबादत की इजाज़त नहीं दी है। मजिस्ट्रेट की सरबराही में हुक्काम ने जामा मस्जिद के अहाते का दौरा किया और औकाफ के अरकान को बताया कि हुक्काम ने रमज़ान के आखिरी जुमे यानी जुमेतुल विदा को जामा मस्जिद में जुमेतुल विदा की नमाज और शब कद्र की इबादत की इजाज़त न देने का फैसला किया है। अंजुमन ने हुक्काम के इस फैसले की सख्त मजम्मत की है।
शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात से जुड़े एक मामले में मुलजिम नूर मोहम्मद को अदालत से राहत मिल गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने नूर मोहम्मद को इल्जामात से बरी कर दिया है। अदालत के मुताबिक नूर मोहम्मद के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। नूर मोहम्मद पर बलवा, लूट, आगजनी और गैर कानूनी इज्तिमा का इल्जाम था। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों पर अगर नजर डालें तो पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1367 नए मामले देखे गए हैं। एक शख्स की मौत की खबर है। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने तमाम अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया है। 65,000 से ज्यादा बेड्स बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। स्कूलों के हवाले से दिल्ली हुकूमत की तरफ से रहनुमा खुतूत भी जारी किए गए हैं। तो नाज़रीन, एक और अहम खबर आपको दे दें। रूस यूक्रेन जंग के ताल्लुक से रूस यूक्रेन जंग के सियासी और सिफारती हल की कोशिशें अब तक समरावर साबित नहीं हो सकी हैं। मुख्तलिफ सतहों पर बातचीत का अमल जारी है। इसी सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस भी कोशा हैं। वो कीव दौरे पर है। गुतरेस यूक्रेनी सदर वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं। गुतरेस मॉस्को से कीव पहुंचे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि जंग का खात्मा जितनी जल्द हो, ये यूक्रेन, रूस और पूरी दुनिया के लिए उतना अच्छा। इस बीच डोनबास और मशरक़ी यूक्रेन में मुख्तलिफ मुहाज पर रूस और यूक्रेन की फौजों के बीच लड़ाई जारी है। सीधे रुख करेंगे प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब का। माहिर आलमी उमूर मुहिबुल हक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि कोशिशें जारी हैं वहां पर अमन के क़याम के लिए, और अब एंटोनियो गुतरेस के इस दौरे को कितना अहम आप मानते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जब खुद दौरा करें तो इसे कह सकते हैं कि सेक्रेटरी जनरल का ये एक्टिविज्म है और ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। ये इस बात से ये भी पता चलता है कि ये जो सिचुएशन है यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसकी ग्रेविटी ऐसी है कि सेक्रेटरी जनरल को खुद भी मॉस्को और कीव का दौरा करना पड़ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का ये दौरा बहुत ही अहम है और दोनों जानिब से जो नेगोशिएशन की कोशिश होनी चाहिए थी उसको बूस्टअप मिलता है इससे, और साथ ही साथ पूरा वर्ल्ड अटेंशन भी इस पूरी क्राइसिस की तरफ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस दौरे से जो खातिर ख्वाह नताइज निकले या ना निकले फौरी तौर पर, लेकिन ये एक मुस्बत कदम है और इसके रिजल्ट आने वाले दिनों में अच्छे होने चाहिए। मुहिबुल हक साहब, आपसे ये भी तज्जिया चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो जंग है ये इतना लंबा अरसा इसको हो चुका है और लगातार कोशिशें भी जारी हैं, तमाम सतह पर बातचीत भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम इस मौजू पर बात करते रहे हैं कि इसके जो नताइज हैं वो लंबे वक्तों तक पूरी दुनिया को झेलने ही पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। देखिए, दो बातें हैं। एक तो जंग ये सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं है। एक तरफ रशियन फेडरेशन है तो दूसरी जानिब यूक्रेन और उसके पीछे उसके वो तमाम हलीफ ममालिक जिसे नाटो कहते हैं वो है। तो जाहिर सी बात है नाटो के सोल्जर्स मैदान में ना हो, लेकिन उनके तमाम हथियार, उनके असलाहजात वहाँ पे मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि वो यूक्रेनियन फाइटर्स उससे फाइट कर रहे हैं। तो ये जंग को एक आलमी पस मंजर में देखने की कोशिश करनी चाहिए जी। तो ये जंग इसलिए लंबी खींच रही है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह का सैंक्शन लगाया गया है रशिया पे जी, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो इकोनॉमिक सैंक्शन है, अगर आप देखें पूरी हिस्ट्री, जैसे नॉर्थ कोरिया के खिलाफ रहा, लीबिया के खिलाफ रहा, इराक के खिलाफ रहा जी, तो ये जो पूरी हिस्ट्री है इसको इकोनॉमिक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो ग्लोबलाइजिंग इकोनॉमी है या जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, इस पे इसके बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेंगे। नंबर 2 इसका जो इफेक्ट है। और तीसरा जाहिर सी बात है कि जब रशियन फेडरेशन सामने खड़ा है और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्पलेस है, सिक्योरिटी काउंसिल हेल्पलेस है, तो ये भी पता चलता है कि जो इंटरनेशनल एरिना है
उसमें माइट इज राइट इज द गवर्निंग प्रिंसिपल। यानी जब मेजर पावर्स जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, अगर वो खुद किसी कॉन्फ्लिक्ट में इंडल्ज हो जाएं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्पलेस नजर आती है। जी मुहिबुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तज्जिए के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3,303 नए मामले सामने आए हैं। 39 मरीजों की मौत की खबर है। तो बेहद अहम खबर कोरोना के ताल्लुक से, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3,303 नए मामले सामने आए हैं। 39 मरीजों की मौत की खबर है और लगातार तमाम रियासतों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल हमने देखा था कि किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम रियासतों के वज़ीर आला से इस सिमत में एक अहम उन्होंने मीटिंग की थी। कोरोना की जो सूरत हाल है और कोरोना को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं ख़ास तौर पर, उसका उन्होंने तमाम तर हाल जो है वो जाना था। और जो सेहत से जुड़े जो तमाम तर इंतज़ामिया हैं वो अब अलर्ट मोड पर आ गए हैं। कोरोना से जुड़े जो तमाम तर गाइडलाइंस हैं उस पर अमल करने की लगातार अपील की जा रही है। कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उस पर सख्ती से अमल करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जो मुहिम है टीकाकारी की, वो भी लगातार जारी है। और प्रिवेंटिव डोजेज़ और साथ ही साथ बूस्टर डोज और बच्चों में जिस तरह से कोरोना को लेकर तशवीश देखी जा रही है, उसको लेकर भी कल अहम चीज़ें सामने आई थी। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब। इस